अगर मैं आपसे पूछूं कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में सबसे बड़ी स्टील पिक कौन सी थी, अब अगर आप स्टील पिक का मतलब नहीं समझे तो एक ऐसा प्लेयर जिसका नाम जब आईपीएल ऑक्शन में आया तो सबको लगा था कि इस प्लेयर पर बड़ी बोली लगेगी, लेकिन जब उसका नाम आईपीएल ऑक्शन में आया तो कंपैरेटिवली उस पर कम पैसे खर्च हुए, यानी किसी भी टीम ने उसे उतने पैसों में नहीं खरीदा जितनी उम्मीद की जा रही थी। आपको लगता है ऐसा कोई प्लेयर इस साल ऑक्शन में था? वेल, अगर आपको लगता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि आज मैंने आपके लिए कुछ ऐसे प्लेयर्स ढूंढ कर निकाले हैं जिन पर उम्मीद से बहुत कम पैसे खर्च हुए। और देखिए, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है इंग्लैंड के सैम करन का। सैम करन जब आईपीएल ऑक्शन में आते हैं तो उन्हें सीएसके की टीम सिर्फ 2.4 करोड़ में खरीदती है। 2.4 करोड़ यानी कि 2 करोड़ और सिर्फ 40 लाख। और सोचिए, ये वो सैम करन है जो पिछले 2 सीजन पंजाब किंग्स के लिए 18 करोड़ और 50 लाख में खेले थे। 18 करोड़ में, सीधा 18 करोड़ से 2 करोड़। कितना बड़ा डाउनफॉल आ गया सोचिए। जो सैम करन पिछले 2 साल से 18 करोड़ ले रहे थे, वो अब सीएसके के लिए आईपीएल 2025 में सिर्फ 2 करोड़ और 40 लाख में खेलेंगे। लेकिन सैम करन के लिए अच्छी बात है, क्योंकि 4 साल के बाद ऐसा हुआ जब सैम करन की सीएसके में घर वापसी हो गई। अब पिछले साल अगर सैम करन के परफॉर्मेंस की बात करें तो ठीक ठाक रहा था। 13 मुकाबले उन्होंने पंजाब के लिए खेले थे, जिसमें रन भी अच्छे खासे बनाए थे। 270 रन उन्होंने बनाए थे। एवरेज उनका 27 का था और स्ट्राइक रेट उनका 123 का था। और इसके अलावा उन्होंने 16 विकेट भी चटकाए थे। 16 विकेट चटकाए थे 10 के इकोनॉमी रेट से। ऐसे में काफी हैरानी की बात थी कि एक ऐसा प्लेयर जो कि तेज गति से गेंदबाजी कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, वो पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं, मिडिल ओवर्स में भी करते हैं, डेथ ओवर्स में भी करते हैं, और बैटिंग तो हम सब जानते हैं कि सैम करन किसी भी नंबर पे खेल सकते हैं। सीएसके की टीम उन्हें ऊपर खिलाती थी, यानी कि टॉप ऑर्डर में। पंजाब किंग्स उन्हें मिडिल ऑर्डर में खिलाने लगी, कभी कभी फिनिशर भी बना देती थी। तो एक तरह से यूटिलिटी प्लेयर थे जो कि किसी भी टीम के लिए एक एसेट बन सकते थे। और शायद यही वजह थी कि पिछले 2 सीजन उनकी वैल्यू 18 करोड़ पे थी। लेकिन हैरानी की बात थी कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में उन पे सिर्फ 2 करोड़ और 40 लाख की बोली लगी। खैर, इसके बाद दूसरा नंबर आता है फाफ डु प्लेसिस का। साउथ अफ्रीका के एक लेजेंडरी क्रिकेटर जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने सिर्फ 2 करोड़ में खरीदा। सिर्फ 2 करोड़ में। बहुत हैरानी की बात है कि वो खिलाड़ी जो पिछले 3 सालों से आरसीबी टीम की कप्तानी कर रहा था, मतलब जब आरसीबी ने उन्हें आईपीएल ऑक्शन में खरीदा था तो 7 करोड़ में खरीदा था। 3 साल से वो आरसीबी के कप्तान थे और 7 करोड़ में खेल रहे थे। लेकिन इस साल आईपीएल ऑक्शन में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, कोई खरीदना तक नहीं चाहता था फाफ डु प्लेसिस को। सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स थी जो कि फाफ डु प्लेसिस में इंटरेस्टेड दिखी, और बेस प्राइस पे फाफ डु प्लेसिस दिल्ली को मिल गए। अब सोचिए, दिल्ली कैपिटल्स का डीसी में आना कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि सोचिए, आपके पास केएल राहुल और जेक फ्रेसर मैगक के तौर पे एक बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर है। और अगर आपके पास ऑप्शन है कि अगर जेक फ्रेसर मैगक फॉर्म में ना हो या फिर अवेलेबल ना हो, कोई भी इशू आए, तो डु प्लेसिस से ओपन करा दीजिए। मतलब आपके पास एक ऐसा बैकअप ऑप्शन है जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, जो कि कभी भी एक एसेट बन सकता है। इसके अलावा मान लीजिए कभी केएल राहुल अवेलेबल नहीं है या फिर इंजर्ड हो जाते हैं, तो आप फाफ डु प्लेसिस को कप्तान बना दीजिए। मतलब हैरानी की बात थी कि आरसीबी की टीम ने फाफ डु प्लेसिस पे बिड तक नहीं किया। और आई थिंक फाफ डु प्लेसिस को भी बुरा लगा है, क्योंकि जब ऑक्शन खत्म हुई तो फाफ डु प्लेसिस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक इमोशनल मैसेज लिखा। उन्होंने आरसीबी के लिए एक पोस्ट शेयर किया जिसमें काफी इमोशनल बातें लिखी, जो कि साफ दिखा रहा था कि वो खुश नहीं है आरसीबी छोड़ते हुए। वो चाहते थे कि आरसीबी की टीम उन्हें दोबारा खरीदती और वो दोबारा आरसीबी के लिए खेलते। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आईपीएल ऑक्शन में उनके लिए सिर्फ एक टीम ने बिड किया और वो दिल्ली कैपिटल्स थी। पिछले साल अगर उनका परफॉर्मेंस देखें तो 15 मुकाबलों में 438 रन थे, 29 का उनका एवरेज था, 160 का स्ट्राइक रेट था। इसके अलावा फाफ डु प्लेसिस अब साउथ अफ्रीका के लिए भी नहीं खेलते, तो एक अच्छे प्लेयर थे जिनका फोकस अब सिर्फ टी20 क्रिकेट है। कोई भी टीम जिसको ओपनर की जरूरत थी जो कि तेज गति से रन बना सके, फाफ के पीछे जा सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, लेकिन एक ओपनर था जिसके पीछे आरसीबी जा सकती थी। वो ओपनर थे विल जैक्स। वो विल जैक्स जो पिछले साल आरसीबी टीम के सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। और ये कहना गलत नहीं है कि आरसीबी की टीम वो 1% चांस के साथ अगर प्लेऑफ्स में पहुंची थी तो विल जैक्स की वजह से। लेकिन इस साल विल जैक्स के लिए आरसीबी की टीम ने ना बिड की और ना ही आरटीएम यूज किया। जब विल जैक्स को मुंबई इंडियंस की टीम ने 5 करोड़ और 25 लाख में खरीदा तो लिटरली आकाश अंबानी खड़े होकर जाते हैं और आरसीबी टीम को हाथ मिलाकर थैंक यू कहते हैं। सोचिए, इससे बड़ी स्टील डील क्या हो सकती है कि दोनों मालिकों के बीच इतना बड़ा मूवमेंट शेयर हो गया। लेकिन हैरानी की बात थी कि भाई वो विल जैक्स जो आपकी टीम के सबसे कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे, उन्होंने रन बनाए थे, एक सेंचुरी लगाई थी 40 बॉल में,
वो मैच मुझे बहुत अच्छे से याद है, अकेले मैच जिता दिया था, सिर्फ 40 बॉल पे सेंचुरी लगाई थी, आपको प्लेऑफ्स तक लेकर गए थे, 8 मुकाबलों में 230 रन बनाए थे, 32 के एवरेज, 175 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन फिर भी आपने उन्हें रिटेन नहीं किया। ना आपने उनको रिटेन किया, ना आपने उनके लिए बिड की, और ना ही आरटीएम यूज किया। मुंबई को एक बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया जो कि रोहित शर्मा के साथ मिलकर अब एक बहुत अच्छी ओपनिंग पेयर बन गया है। मतलब ये कहना गलत नहीं है कि अब मुंबई के पास रोहित शर्मा और विल जैक्स के तौर पर वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर, क्या कमाल का ओपनिंग पेयर। लेकिन लग रहा था कि मुंबई और आरसीबी के बीच कोई डील हो गई है, क्योंकि जो विल जैक्स थे वो आरसीबी से मुंबई चले गए और मुंबई के टिम डेविड आरसीबी आ गए। ये भी स्टील डील थी, क्योंकि आरसीबी की टीम को टिम डेविड सिर्फ 3 करोड़ में मिल गए। सोचिए, वो टिम डेविड जो पिछले 3 सालों से मुंबई का हिस्सा थे और 8 करोड़ और 25 लाख में खेलते थे, 8 करोड़ से सीधा 3 करोड़। लेकिन आरसीबी को जरूरत थी, आरसीबी को पिछले कई सालों से एक ऐसा प्लेयर चाहिए था जो कि मिडिल ऑर्डर में आकर, या कहें कि लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर वो फिनिशिंग का काम कर सके। कोई ऐसा प्लेयर जो कि बड़े बड़े शॉट खेल सके, नंबर 6 या नंबर 7 पे आके बैटिंग कर सके। और इस साल उन्होंने ऐसे 3-3 प्लेयर्स को खरीद लिया, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा और टिम डेविड। हालांकि पिछले साल इन तीनों प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखें तो कुछ खास नहीं है, ना लियाम लिविंगस्टन का है, ना जितेश शर्मा का है, ना टिम डेविड का है। ऐसे में देखने वाली बात है कि क्या आरसीबी को जो उम्मीद है, फिनिशिंग की उम्मीद टिम डेविड से, वो कर पाते हैं या नहीं। खैर, इस लिस्ट में अगला नाम आता है क्विंटन डिकॉक, एक और साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी क्रिकेटर जिन्हें केकेआर की टीम ने सिर्फ 3 करोड़ और 60 लाख में खरीद लिया। मतलब सोचिए, ऐसी कितनी सारी टीम्स थी जिनको एक ओपनर की जरूरत थी, लेकिन इसी बीच क्विंटन डिकॉक केकेआर को सिर्फ 3 करोड़ में मिल गए और एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो गया। लास्ट ईयर केकेआर के पास फिल सॉल्ट थे जिन्हें रिटेन नहीं किया गया था। अच्छा, फिल सॉल्ट ऑक्शन में आते हैं लेकिन केकेआर नहीं खरीदती, केकेआर जाती है क्विंटन डिकॉक की तरफ, और अच्छी डील मिल गई उनको भी, क्योंकि क्विंटन डिकॉक लास्ट टाइम एलएसजी के लिए 6 करोड़ और 75 लाख में खरीदते थे, तो लगभग आधी रकम पे आपको मिल गए। और अब सुनील नारायण के साथ क्विंटन डिकॉक का एक ड्रीम ओपनिंग पेयर बन गया है। जो काम फिल सॉल्ट और सुनील नारायण करते थे वो अब क्विंटन डिकॉक नारायण के साथ करेंगे, यानी कि पहली बॉल से सिर्फ पिटाई करेंगे। ऐसे में केकेआर के पास भी एक बहुत अच्छा ओपनिंग पेयर अब आ गया है। इसके बाद अगर इस लिस्ट में अगले नाम की बात करें तो वो होंगे ग्लेन मैक्सवेल, एक ऐसा खिलाड़ी जिसका आईपीएल ऑक्शन के साथ एक लव अफेयर सा चलता आता है। हर साल जब भी ग्लेन मैक्सवेल आते हैं तो बड़ी बोली लगना कंफर्म हो जाता है, लेकिन बड़े सालों के बाद हुआ जब ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 4 करोड़ और 20 लाख में पंजाब किंग्स को मिल गए। मतलब उनकी आईपीएल की ऑक्शन हिस्ट्री देखिए, ग्लेन मैक्सवेल को 2020 में पंजाब ने 10 करोड़ और 75 लाख में खरीदा था, आरसीबी की टीम ने 2021 में 14 करोड़ और 25 लाख में खरीदा था, और इसके अलावा पिछले 3 सीजन से आरसीबी की टीम उन्हें 11 करोड़ में रिटेन कर रही थी। मतलब 10 करोड़, 14 करोड़, 11 करोड़, लेकिन इस साल पंजाब की टीम ने उन्हें सिर्फ 4 करोड़ में खरीद लिया, और 5 साल के बाद ग्लेन मैक्सवेल की भी पंजाब किंग्स में घर वापसी हो गई। और यह बहुत अच्छा हो सकता है पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर है बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। अगर आप पंजाब किंग्स के मिडिल ऑर्डर की बात करें तो मार्कस स्टोइनिस है, ग्लेन मैक्सवेल है, निहाल वडेरा है, शशांक सिंह है, मार्को एंसन है। सोचिए 9 नंबर तक बैटिंग है, क्या कमाल का मिडिल ऑर्डर बना लिया है। ऐसे में ग्लेन मैक्सवेल का 4 करोड़ में पंजाब किंग्स में जाना एक बहुत अच्छा फैसला हो सकता है। खैर, इस लिस्ट में अगर अगले प्लेयर की बात करें तो वो होंगे नीतीश राणा, जिन्हें राजस्थान की टीम ने 4 करोड़ और 20 लाख में खरीदा। और ना ही नीतीश राणा खुश थे, ना ही उनकी वाइफ खुश थी कि केकेआर की टीम ने उन पे दांव नहीं खेला। वो नीतीश राणा जो पिछले 3 सीजन से केकेआर की टीम में 8 करोड़ में खेल रहे थे, पिछले 3 सीजन से। इसके अलावा नीतीश राणा केकेआर टीम का हिस्सा 2018 से थे, और वो केकेआर की टीम जो वेंकटेश अय्यर के लिए 23 करोड़ तक चली गई, पर उन्होंने नीतीश के लिए एक भी बोली नहीं लगाई। ना नीतीश राणा को रिटेन किया गया, ना उनके लिए बोली लगाई गई, ना ही उनको आरटीएम किया गया। और शायद इसी वजह से ना नीतीश राणा खुश थे, ना उनकी वाइफ खुश थी, जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक स्टोरी लगाई कि आजकल लॉयल्टी इज वेरी एक्सपेंसिव। मतलब साफ है कि वो खुश नहीं है इस फैसले से। लेकिन इसके अलावा अगर नीतीश राणा की बात करें तो अब वो एक ऐसी टीम में गए हैं जहां पूरा इंडियन टॉप ऑर्डर है। राजस्थान की टीम देखिए, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, नीतीश राणा, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, पूरा इंडियन टॉप ऑर्डर है। ऐसे में अच्छी बात है, नीतीश राणा एक अच्छी टीम में गए हैं जहां पर हेड कोच राहुल द्रविड़ मिलेंगे। पर यार, इमोशंस तो केकेआर के साथ थे। हमने कई बार देखा जब नीतीश राणा ने इच्छा जाहिर की थी कि वो दोबारा केकेआर जाना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि केकेआर की टीम ने उनके लिए बिड नहीं की और बहुत सस्ते प्राइस में राजस्थान को वो मिल गए। खैर, इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है वॉशिंगटन सुंदर का, जिन्हें गुजरात की टीम ने सिर्फ 3 करोड़ और 20 लाख में खरीद लिया। आप इमेजिन कर सकते हैं, एक ऐसा ऑलराउंडर जो कि इंडियन टीम के लिए इस टाइम तीनों फॉर्मेट्स खेल रहा है, T20, टेस्ट, ओडीआई, तीनों फॉर्मेट्स खेलते हैं।
गुजरात की टीम को इतने सस्ते में आप मिल गए। और अब गुजरात का जो बॉलिंग अटैक है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया है। इस टीम में आपको कगिसो रबाडा दिखेंगे, मोहम्मद सिराज दिखेंगे, प्रसिद्ध कृष्णा दिखेंगे, राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर। भाई सुंदर के आने से गुजरात टाइटंस का जो बॉलिंग अटैक है वो एकदम अनबीटेबल बन गया है। तो ये कुछ ऐसे प्लेयर्स की लिस्ट थी जो कि हमारे हिसाब से आईपीएल की स्टील डील्स थी। स्टील डील्स यानी कि उम्मीद थी कि ये सारे प्लेयर्स आईपीएल ऑक्शन में बड़ी बिड्स लगवाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आप बताइए, क्या आप इस लिस्ट को देखकर खुश हैं? क्या आपको लगता है कि किसी और प्लेयर का नाम भी इस लिस्ट में होना चाहिए था? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।